Hello my dear friends, my name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy। तो आज Step Up Academy पे क्या आया है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ये यूज़ करना है या ये यूज़ करना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये सारी कंफ्यूजन्स को आज हम बहुत ही छोटी सी वीडियो के थ्रू हम क्लियर करेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम आराम से वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। सो here we go with the topic and that is interesting pronouns। अब हमारा टाइटल है क्या और ये इतना इंटरेस्टिंग है क्यों? फाइन। सो सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक को ब्रेक करती हूँ और फिर समझाती हूँ। तो पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोनाउंस होते क्या हैं। प्रोनाउंस, नाउंस की कुछ फीलिंग आ रही है? एग्जैक्टली, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दी। व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्रोनाउन? All the words used instead of nouns are known as pronouns। Noun की जगह पर यूज किए जाने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब कितने प्रोनाउंस होते हैं इंग्लिश में? तो हम बात करें I, you, we, they, he, she, it, ये सारे इंग्लिश के प्रोनाउंस होते हैं। आई हमेशा यूज किया जाता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। यू हमेशा सामने वाले पर्सन के लिए यूज किया जाता है फर्स्ट पर्सन टॉकिंग टू सेकंड पर्सन अबाउट थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट XYZ पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हमेशा यू रहता है। अब आई यू हो जाता है, यू आई हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मैं अभी स्पीकर हूँ, मैं अपने आप के लिए, स्वयं के लिए हमेशा आई रहूंगी, लेकिन आप जब बात करोगे तो आप अपने आप के लिए आई हो जाओगे और आपके लिए मैं यू बन जाऊंगी। सो आई बिकम यू, यू बिकम आई, ऐसे एक्सचेंज हो जाता है। तो ये थोड़े से ट्रिकी है, बट थोड़ा ध्यान से समझोगे तो इट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो आई यू, अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल सेंस में वी हो जाता है, दे उन लोगों के लिए, ही किसी लड़के के लिए सिंगुलर सेंस में, शी किसी फीमेल के लिए सिंगुलर है, तो इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए। आई यू वी दे ही शी इट, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। अब मैं नेहा सचदेव, अब नेहा सचदेव की जगह मैंने क्या यूज़ करा? आई का यूज़ करा। आपका नाम, मुझे बहुत सारे बच्चों के नाम नहीं पता, बट मुझे एक तो ज़रूर पता जो हमारे लाइव सेशंस में बहुत एक्टिव रहती हैं, दैट इज़ प्रियांशी, और एक और है जिनका नाम खुशी है। तो ऐसे कुछ कुछ नाम मुझे याद है। तो अगर मैं मान लूँ मैं उनकी बात करूँ तो मैंने उनकी जगह क्या यूज़ करा? मैंने यू का यूज़ करा। हम सब ने वो लाइव सेशन अटेंड करा था, तो हम सब की जगह मैंने क्या बोल दिया? वी बोल दिया। तो नाउन की जगह पर जो वर्ड्स यूज होते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं। अब सिर्फ इतने नहीं होते, प्रोनाउन के भी फॉर्म होते हैं। प्रोनाउन के 3 फॉर्म्स होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है और रिलेशनल प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। ये कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं इनके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको पहले ये चीज़ समझनी है कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं, किसका क्या रोल होता है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू अभी बता सकती हूँ। आई, मी, माई, माइन, यू, योर, योर्स, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, we are, us, I हो गया, you हो गया, we, they और it। I, you, we, they, he, she, it। अब they, their, कौन सा वाला their? ये वाला their। कंफ्यूज मत होना, THERE वाला लोकेशन वर्ड होता है, THEIR वाला प्रोनाउन का फॉर्म होता है। दे, देयर, देम, वी आर, अस, इट। अभी इट्स अपोस्ट्रोफी वाला आएगा या कौन सा वाला आएगा ये जल्दी से बता दीजिए। बहुत बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहती, इट, इट्स और इट्स। अब ये इट
अपोस्ट्रोफी अगर मैं एस लगा दूं तो इसका मतलब होता है इट इज हैपनिंग, इट इज नॉट वर्किंग। और मैं इट्स लगा दूं तो इसका, इसके या इसकी, तो एग्जैक्टली यहाँ पे अपोस्ट्रोफी के बिना वाला आता है इट इज, इट, फिर उसके साथ इट्स और उसके साथ इट्स। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन जो हमने यहाँ पर देखे। ये जो होता है इसको हम न्यूट्रल प्रोनाउन बोलते हैं जो हमने अभी देखे, पर्सनल प्रोनाउन भी बोल सकते हो इनको। सेकंड जो आता है ये कौन से प्रोनाउन होते हैं? सेकंड जो प्रोनाउन होते हैं, सेकंड प्रोनाउन होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेशन बताते हैं प्रोनाउन का किसी के साथ। जो थर्ड होते हैं वो पोजेशन के बारे में बताते हैं, पोजेशन लाइक मेरी चीज है, ये मुझे बिलोंग करती है। और इन्हीं को हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी बोलते हैं। बिकॉज क्यों बोला जाता है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि जब यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर कोई वर्ड सब्जेक्ट की जगह पर है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट की जगह पर है, सेंटेंस के एंड पे आया है तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। तो इनको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी बोला जाता है और रिलेशनल प्रोनाउन भी बोला जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी बोला जाता है। सो आई होप ये मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ और अभी थोड़े से पॉइंट्स के साथ आपको ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो गई होगी, एटलीस्ट आपने रिवाइज कर लिया, समझो ऐसा। सो प्रोनाउंस अब सारे क्लियर हो गए हैं। अब इनके अलावा कुछ और भी प्रोनाउंस होते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें क्या होता है, ये कैसे यूज़ होता है। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था आपको देयर और देयर वाला। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ही इज दे आर वेटिंग देयर विद देयर लगेज। ओ माय गॉड, ये कौन कौन से देयर आ गए सारे, तो क्या आप मुझे इसको सही से लिख के दिखा सकते हो क्या? दे आर वेटिंग देयर, ये कौन सा वाला देयर है? वहां वाला, लोकेशन वाला। दे आर वेटिंग देयर किसके साथ? विद देयर, उनके। तो ये कौन सा है? पोजेसिव, THE देयर, और लगेज LUGGE। सो दे आर वेटिंग देयर विद देयर लगेज। सो दे, देयर सब आ गया उसके साथ, ठीक है। तो ये हमें देयर का भी यूज करना है, ये देयर का भी यूज करना है। देम कब आएगा, दे कब दे तो हमें ऑफ कोर्स पता ही रहता। तो ये छोटी छोटी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में विद द टाइटल इंटरेस्टिंग प्रोनाउंस। तो बिना टाइम को वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला वर्ड दैट इज, जो बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है और बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हु एंड हुम। हु और हुम में क्या डिफरेंस होता है, हु को कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस में, किस सेंस में यूज किया जाता है, हुम कहाँ पर आता है और क्या रोल प्ले करता है, क्या मीनिंग कन्वे करता है, ये सारी चीजें हम अभी समझते हैं। सो हु जो होता है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है और हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। तो ये तो अभी हमें समझ में आ गया, प्रोनाउन तो हमें पता थे और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी हमें पता चल गए हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद में आते सेंटेंस के एंड में। और हमेशा मैं ऐसा नहीं बोल सकती सेंटेंस के एंड में, क्योंकि कई बार इसके बाद और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रहती है तो ये सेंटेंस के मिड में आते हैं, बट फॉर श्योर सब्जेक्ट वर्ब के बाद में आते हैं, इसलिए हम इनको ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस बोलते हैं। सो सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज्ड बिफोर अ वर्ब। अब सेंटेंस का तो रूल है यूज किसके की, ऐसा देखो, अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश के सेंटेंस का रूल होता है। तो अगर मैंने किसी चीज को बोला सब्जेक्ट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, हु की बात हो रही है, हु कौन है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो कहाँ यूज किया जाएगा? बिफोर अ वर्ब, वर्ब के पहले यूज किया जाएगा। हु रेफर्स टू अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, और किसको रेफर करेगा? टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द सब्जेक्ट प्रोनाउंस ही और शी और दे। और इसको अगर मुझे रिप्लेस करना है हु को, तो वो मैं सिर्फ सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ ही रिप्लेस करूंगी। सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो हमने पर्सनल प्रोनाउंस देखे थे, आई यू वी दे ही शी इट, इनके साथ मैं देम
माई, आर्स, योर, ये सब फॉर्म नहीं यूज कर सकते बिकॉज हु एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है और इसके जगह अगर मुझे सही चीज लगानी है तो वो एक सब्जेक्ट प्रोनाउन ही होना चाहिए और कोई भी फॉर्म आ सकता है। तो आई होप इट इज क्लियर। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो जब हम सही इंग्लिश बोलना चाहते हैं, हम सही तरीके से अपने रिटन फॉर्म में थॉट्स को कन्वे करना चाहते हैं, चाहे हम किसी एग्जाम को अपीयर क्यों ना करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर हम फोकस करें, CUET हो, बैंक, रेलवे, SSC, कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश तो मैंडेटरी सेक्शन है जो आएगा ही आएगा। और ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये ग्रामेटिकल फॉर्म में किसी ना किसी वे में हमसे पूछी जाती है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है जब हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। सो हु, आई होप इट इज क्लियर। हु क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो यूज किया जाता है वर्ब के पहले, और वर्ब के पहले आता है तो हम इसको सब्जेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं, और इसको अगर रिप्लेस करना है तो हम वो किससे करेंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन से ही रिप्लेस करेंगे। बस इतनी सी बातें थी। आई होप इट इज क्लियर। ये याद हो गया तो आपको वैसे ही याद है, और ये तो हमें पता ही, हम बहुत टाइम से इसको पढ़ते आ रहे हैं। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसके थ्रू जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। मार्था ग्राहम वॉज ए कोरियोग्राफर। शी revolutionized dance in the 20th century. अब हमने क्या करा, दो सेंटेंस है। एक सेंटेंस क्या था, मार्था ग्राहम वॉज अ कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर कौन होते हैं, जो डांस सिखाते हैं। अब हमने बिकॉज फर्स्ट वाले सेंटेंस में मार्था ग्राहम यूज कर लिया, फर्स्ट वाले सेंटेंस में मैंने नाउन का यूज करा, फुल स्टॉप के बाद दूसरा जो सेंटेंस है मैं बार बार मार्था ग्राहम मार्था ग्राहम मार्था ग्राहम यूज नहीं करूंगी। अब मैं क्या यूज करूंगी, शी का यूज करूंगी बिकॉज ये फेमिनाइन है और सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो यहाँ पर मैं शी का यूज करूंगी। जैसे मैं बार बार ये नहीं बोलूंगी, मैंने पहले बता दिया माई नेम इज नेहा सचदेव एंड आई एम दिस, आई एम दिस। अब बार बार ये नहीं बोलूंगी नेहा सचदेव इज लाइक, नेहा सचदेव लाइक्स दिस, नेहा सचदेव इज डूइंग दिस। बार बार ये नाम नहीं बोलूंगी, नाम की जगह पर यूज होने वाला वर्ड, नाउन की जगह पर प्रोनाउन। तो मैं अपनी नाम की जगह क्या बोलूंगी, आई से यूज करूंगी। आपके लिए बोल रही हो तो यू बोलती जाऊंगी। हम सब हैं जहां पर तो वी, कोई लड़का है तो ही, कोई लड़की है तो शी, ऑब्जेक्ट है तो इट। जैसे हमने बचपन में करा था ना, जैसे हम काऊ पे ऐसे काऊ पे ऐसे, लाइक काऊ के बारे में हम ऐसे लिखते थे, काऊ के ऊपर नहीं लिखते थे, बिल्कुल ठीक है। जब हमें काऊ के बारे में ऐसे लिखना होता था, हम दिवाली के बारे में ऐसे लिखते थे, तो हम बार बार दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली सेलिब्रेट, दिवाली दिवाली बार बार नहीं लिखते थे, हम क्या करते थे, इट। काऊ के लिए लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, इट का यूज करेंगे। फर्स्ट टाइम काऊ, उसके बाद इट का यूज करेंगे। तो यही चीजें हैं जो हमें क्या बताती है, प्रोनाउन के बारे में। नाउन की जगह पर यूज किए जाने वाले वर्ड्स आर नोन एज प्रोनाउन। तो यहाँ पर भी हमने यही करा, मार्था ग्राहम वाज अ कोरियोग्राफर, शी रिवोल्यूशनाइज्ड डांस इन द 20th सेंचुरी। अब अगर मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है, क्यों कंबाइन करना है, बिकॉज मेरे को अपने हु प्रोनाउन को जस्टिफाई करना है कि हु का यूज कैसे किया जाता है सेंटेंस में। नाउ टू कंबाइन द सेंटेंस स्मूथली वी कैन यूज अ रिलेटिव क्लॉज सेट ऑफ बाय द रिलेटिव प्रोनाउन। अब कैसे करा, मार्था ग्राहम वॉज अ कोरियोग्राफर हु रिवोल्यूशनाइज्ड डांस इन द 20th सेंचुरी। अब हु क्या है, मेरा सब्जेक्ट प्रोनाउन, इसके बाद एक वर्ब आएगा, तो वर्ब इज रेवोल्यूशनाइज्ड। उन्होंने डांस की फील्ड में एक रेवोल्यूशन लाए, इन रेवोल्यूशनाइज्ड डांस इन द 20th सेंचुरी। तो यहाँ पे हमने किससे कनेक्ट करा, हु, जो कि एक रिलेटिव क्लॉज था, एक रिलेटिव प्रोनाउन था जो रिलेट करने के लिए यूज किया गया। हमने दो सिंपल सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया बाय राइट यूजिंग ऑफ हु, व्हिच इज अ रिलेटिव क्लॉज और रिलेटिव प्रोनाउन। तो आई होप यहाँ पे समझ में आ गया। अब जल्दी से देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ। नाउ नेक्स्ट वन इज हु। अभी जैसा कि हमने देखा था, मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये लिखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसी से ये जो बेसिक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहीं से हमें चीज़ें क्लियर होती हैं। अगर हमें यही नहीं पता तो हम कैसे किसी सेंटेंस को ढंग से बना पाएंगे, हमें जब बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं पता है सेंटेंस का। सो अब हुम क्या होता है, हुम इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। हुम क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउन था हु और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया है हुम।
ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहाँ यूज किया जाता है? एक नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है। अब वैसे देखा जाए तो सब्जेक्ट वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, बट मैंने बोला था इसके बाद भी सेंटेंस कनेक्ट हो सकता है, तो क्या यूज किया जाता है? बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। इसको भी हम जस्टिफाई करेंगे ताकि हमें क्लियरली समझ में आ जाए प्रैक्टिकली कैसे यूज हुआ है। Whom is used when a person is the object। whom कब यूज किया जाता है? जब person हमारा कौन हो जाए? ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाए ऑफ अ वर्ब। ऑब्जेक्ट किसका? वर्ब का। वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाए, या फिर यहाँ पर preposition भी आ सकती है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition। It can be replaced by the object pronouns that is her, him, etc. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हम इसको किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं इसकी जगह पर? जैसे हमने देखा आई, मी, माई, माइन, यू, योर, योर्स। तो यहाँ पर ये सारे ही, हर, हर्स, शी, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स। तो यहाँ पे दे, देम, देम, तो यहाँ पे ये जो फॉर्म था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह पर हम इनको पुट कर सकते हैं बिकॉज दे आर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। और हम पढ़ कौन सा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन रहे हैं अभी? whom। तो यहाँ पर हम कैसे कनेक्ट करें? जल्दी से उसको एग्जाम्पल से जस्टिफाई करते हैं। वन बायोलॉजिस्ट हु स्ट्रगल्ड। वन बायोलॉजिस्ट हु स्ट्रगल। अब एक बायोलॉजिस्ट है, हु स्ट्रगल। हु का रूल क्या था? सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब है स्ट्रगल, स्ट्रगल करना, एक्शन का पता चल रहा है। तो वन बायोलॉजिस्ट हु स्ट्रगल फॉर हर वर्क टू गेन acceptance was Lynn Margulis. Members of the scientific community initially regarded her as unworthy of their action। अब इन दोनों को मर्ज करना है, तो कैसे करेंगे? ये सब ऐसे ही लिखा रहने देते, जल्दी से जस्टिफाई करते हैं, फिर से अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। One biologist who struggled for a work to gain acceptance was Lynn Margulis, comma, whom members of the scientific initially regarded as unworthy of their attention। अब whom, मैंने यहाँ पे whom members of the scientific community नहीं यूज करा, whom जिसको members of scientific community ने initially regard करा as unworthy of their attention, कि हमें उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं, she is not worth taking our attention। तो यहाँ पर who क्यों नहीं हुआ? बिकॉज हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में कि it is used before a noun। क्या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है किसके पहले आते हैं? एक नाउन या एक प्रोनाउन के पहले आते हैं। and whom is used when a person is the object of a verb or preposition। और whom कब यूज किया जाता है? जब ये किसके ऑब्जेक्ट बनते हैं? इसकी यहाँ पे वर्ब हो या फिर यहाँ पर क्या हो? प्रेपोजिशन हो। ये दो चेक, बाद वाला चेक देख लिया, नाउन या प्रोनाउन हो, इनके पहले एक वर्ब या प्रेपोजिशन हो। It can be replaced by the object pronoun her, him और them। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर से जस्टिफाई करते हैं दो कंडीशन। तो हमने whom के पहले क्या होना चाहिए? एक वर्ब होना चाहिए या फिर प्रेपोजिशन होना चाहिए। बाद में क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए या फिर प्रोनाउन आना चाहिए, और बीच में हमारा आएगा whom, that is object pronoun। अब जल्दी से चेक करके देखते हैं कैसे। One biologist who struggled for a work to gain acceptance was Lynn Margulis, whom अब was Lynn Margulis। तो Lynn Margulis कौन है हमारा? यहाँ पे was this। अब यहाँ पे कॉमा लग गया। One biologist who struggled for a work to gain acceptance was। to gain acceptance है वर्ब was, अभी किसका नाम है, और कॉमा करके whom किसको रेफर कर रहा है? यहाँ पे acceptance was किसको मिली थी? लिन मार्गुलिस को, जिसको, whom means लिन मार्गुलिस को, जिसको members, अभी नाउन या प्रोनाउन? तो यहाँ पे प्रोनाउन है, members of the scientific community initially regarded as unworthy of their attention। तो आई होप रूल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। who versus whom, सिंपल दो चेक हमें देखने हैं। who हमेशा यूज होता है एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन,
whom हमेशा यूज होता है एज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ये तो हमें पता ही है। अब टेक्निकली या सेंटेंस में कैसे कनेक्ट करेंगे, हु यूज होगा वहां पर जहां पर उसके बाद में इमीडिएट बाद में वर्ब आए, बिकॉज सब्जेक्ट प्रोनाउन का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद में वर्ब आए। अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद में क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट पे तो सेंटेंस एंड हो जाता है, बट यहाँ पे हम इनको कनेक्ट करने के लिए यूज करें हु और हुम, मेजरली ये कनेक्टिंग प्रोनाउंस भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनको रिलेटिव प्रोनाउंस भी बोलते हैं, अब इनको कनेक्ट करेंगे तो इसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो नेसेसरली एक नाउन या प्रोनाउन होगी, और इसके पहले एक वर्ब आएगा या फिर प्रेपोजिशन आएगा। दैट्स इट अबाउट द टू कंडीशंस ऑफ हु एंड हुम। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर। अब जल्दी से इसको देख लेते हैं इनकरेक्ट और करेक्ट वर्जन में। यूज हु और हुम नॉट व्हिच व्हेन रेफरिंग टू पीपल। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, हु और whom, यूज who और whom, not which when referring to people। जब हम लोगों के बारे में बताते हैं तो हमें तो who या whom यूज करना चाहिए, बिकॉज ये प्रोनाउंस नाउन की जगह पर यूज होते हैं। बट अगर मैं बोलूँ which, तो which एग्जैक्टली people के लिए यूज नहीं किया जाता है। हम एग्जाम्पल से जस्टिफाई करते हैं। King Henry VIII was a British monarch which ruled England during the Tudor period and was known for his many wives. अब King Henry VIII was a British monarch which ruled, अब who ruled आएगा या whom ruled आएगा, आप खुद सोचो। वर्ब है रूल करना, एग्जैक्टली, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो हमें क्या सही साउंड करे, इट शुड बी हु। जल्दी से चेक कर लेते हैं। किंग हेनरी VIII was a British monarch who ruled England during the Tudor period and was known for his many wives। I hope ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। याद रखना which को कभी भी सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ यूज नहीं किया जाता है, बिकॉज which जो होता है वो पीपल को रिप्लेस कर ही नहीं सकता है कभी भी, चाहे सब्जेक्ट प्रोनाउन हो या फिर वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्यों ना हो। हाँ, which कहाँ पे यूज करोगे, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता, कोई नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात होती, कोई बर्ड एनिमल के बारे में बात होती, तो हम जरूर which का यूज कर सकते थे। Now the pronoun this and that। अब हम पढ़ते हैं कौन से वाले, this और that, बहुत ही कॉमन है, लेकिन हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, जो मीनिंग को बहुत ही वियर्ड बना देता है। this, I'm talking about this student, I'm not talking about that student। तो ये this दैट ही क्या हुआ, इशारों से भी पता चला, आई एम टॉकिंग टू दिस गर्ल नॉट दैट बॉय। अब दिस दैट ये क्या है, इसका प्लूरल क्या होता है, दीज दोज। तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ें हमारे विजिनिटी में रहती हैं, हमारे कवरेज में रहती हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है, वहाँ पर अगर सिंगुलर है तो दिस और प्लूरल है तो दीज। और जो चीज़ें हमारी विजिनिटी से बाहर रहती हैं उनके लिए अगर वो सिंगुलर है तो दैट, और अगर वो प्लूरल है तो दोज। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। वो चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों के लिए हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट के लिए भी जाता है और ये ऑब्जेक्ट के लिए भी जाता है। दैट्स इट। जल्दी से पढ़ते हैं और जस्टिफाई करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन को। द प्रोनाउन दिस एंड दैट एंड द प्लूरल फॉर्म्स दीज एंड दोज शुड बी फॉलोड बाय अ नाउन। इनको ये दे शुड बी फॉलोड बाय अ नाउन, ये एक मैंडेटरी कंडीशन थी जो हमें याद रखनी है। व्हेन दे अपीयर अलोन दे आर फ्रीक्वेंटली एम्बिगुअस। अगर वो अकेले हैं तो सेंटेंस कभी भी क्लियर नहीं होगा, हमें नहीं पता किसको रेफर कर रहे हैं। सो देयरफॉर रूल कॉल्स फॉर दे शुड बी फॉलोड बाय अ नाउन ऑलवेज। अब कैसे, जल्दी से देख लेते हैं। ओवर द लास्ट सेवरल डेकेड्स द इंटरनेट हैज फंडामेंटली चेंज्ड how we live, work and play. From virtual classrooms to electronic banking to online gaming, many of our daily actions and interactions are now governed by the web. While this has numerous benefits, it has some drawbacks as well. While this has, अब मैं यहाँ पे that भी लिख सकती थी, जल्दी से चेक करके देखते हैं मैंने यहाँ पे that क्यों नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे these क्यों नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर those का यूज क्यों नहीं किया। सो अब
I was looking at the image, so please don't be carried away with that image. बात करते हैं यहाँ पे while this has numerous benefits. अब this यहाँ पे किसकी बात हो रही है? तो हमने बोला था this, that, these या those हमेशा follow होते हैं. They should be followed by a noun. Should be followed by a noun. जब हमें पता ही नहीं होगा हम किसकी बात करें तो मैं this or that और these or those कहाँ से बोल सकती हूँ? So over the last several decades, the internet has fundamentally changed how we live, work and play. From virtual classrooms to electronic banking to online gaming, many of our daily actions and interactions are now governed by the web. While this has numerous benefits. कौन बात किसकी हो रही है? इंटरनेट, which is a noun. जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में हमने किसके बारे में बात करी? नाउन के बारे में. नाउन क्या है? ओवर द लास्ट सेवरल डेकेड्स क्या नाउन है? फंडामेंटली चेंज हाउ वी लिव, वर्क एंड प्ले. लिव नाउन है, वर्क नाउन है, प्ले सब एक्शंस है. तो नाउन क्या था? इंटरनेट. नाउन आ गया है. अब नाउन की जगह पर मैं ये नहीं बोलूँगी व्हाइल इंटरनेट हैज न्यूमरस. जब बता दिया एक बार तो अब उसकी जगह पर प्रोनाउन आएगा. और ऐसा प्रोनाउन यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आएगा? इंटरनेट सिंगुलर था तो यहाँ पे हमने सिंगुलर का यूज़ करा. और हमने उसके बारे में अभी अभी मेंशन करा तो हमने क्या रेफर करने के लिए हमने दिस यूज़ करा. और पुराना हो जाता, दूर हो जाता, डिस्टेंट हो जाता तो हम दैट का यूज करते. तो यहाँ से एक चीज और आ गई जो मैंने बोला था, जो चीजें हमारी विजिनिटी में है, जो चीजें हमारे पास हैं उनके लिए हम दिस और दिस का यूज करते हैं और जो दूर है उनके लिए दैट का यूज करते हैं. यहाँ से ये भी समझ सकते हैं रिटन फॉर्मेट में जो चीजें क्लोजली कनेक्टेड रहती इमीडिएटली रेफर कर रहे हो तो दिस, और पुराना कहीं पे जाके देखना पड़े तो वहां पर दैट का यूज कर सकते हो. तो आई होप दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, हम जस्टिफाई कर रहे थे कि दिस की जगह मैंने दैट, दीज या दोस क्यों नहीं लगाया. तो दैट तो क्यों नहीं लगाया? बिकॉज सिर्फ एक ही नाउन आया था इससे पहले और उसी के फुल स्टॉप आया और तुरंत हमने देखो यहाँ पे कहीं फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पे कहीं एक फुल स्टॉप है, फिर यहाँ पे हमारा सेकेंड सेंटेंस आता है और फिर यहाँ पे हमने इसी को यूज़ करा. तो नाउन तो हमारा फर्स्ट में ही मेंशन हुआ था, एक उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और ये वाली फिर से नाउन को. जब नाउन एक बार आ गया है तो बार बार नाउन नहीं बताएंगे, हम क्या यूज़ करेंगे? नाउन की जगह पर क्या यूज़ होता है? प्रोनाउन. इंटरेस्टिंग प्रोनाउंस नहीं होते, प्रोनाउन का यूज होता है. तो हमने इंटरनेट की जगह क्या यूज करा? दिस का यूज करा. अगर मैं दैट करती तो दैट ऐसा लगता पुराना, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, अनक्लियर हो जाता, वो क्लैरिटी नहीं रहती, इसलिए मैंने दिस का यूज करा. और अगर मैं दीज बोलती या दोज बोलती तो प्लूरल किसको? ना तो इंटरनेट प्लूरल है ना तो वेब प्लूरल है, तो प्लूरल तो सेंसिबल लग ही नहीं रहा था. सो here we go with the right answer, that is this. अब प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट. बोथ विच एंड दैट टू थिंग्स. अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? बोथ, जो विच है और दैट है. जैसे मैंने दिस एंड दैट देखा था, दैट के साथ अब हमें एक चीज और पढ़ रहे हैं, विच. जो क्यों मैंने विच लिया? बिकॉज मैंने ये बोला था कि विच का यूज सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए नहीं किया जाता. हम लोगों के लिए विच नहीं बोल सकते हैं कि जैसे किंग वाला हमने एग्जाम्पल देखा था कि किंग के लिए हमने हु यूज करा, हुम यूज करा, बट हम विच नहीं यूज कर सकते. हम दिस, दैट, दीज, दोज, और ये मैंने बताया था कि सब्जेक्ट्स के लिए भी होता है और ये ऑब्जेक्ट्स के लिए भी होता है. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? विच और दैट के साथ. तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये तो सब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है, लोगों के लिए भी, और ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज होता है. और विच जो था वो सब्जेक्ट्स के लिए नहीं होता, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है. तो थोड़ा सा हम विच और दैट के बारे में और डिस्कस करते हैं. सो बोथ विच एंड दैट रेफर टू थिंग्स. विच भी लोगों के लिए नहीं होता, ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, और दैट तो सब्जेक्ट के लिए भी होता है, ऑब्जेक्ट के लिए भी होता है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं दोनों जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होते हैं. यस, हाउएवर विच फॉलोज अ कॉमा एंड सेट्स ऑफ अ नॉन एसेंशियल क्लॉज, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. whereas that does not follow a comma and sets of an essential clause. अभी क्या पार्ट है इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, अदरवाइज ग्रामेटिकल एरर होने तो पक्के हैं. सो विच इज वेरी रिक्वेस्टेड कि अभी इसको नोट कर लो अगर आपको लगता है. सो प्लीज डू ब्रिंग योर पेन एंड पेपर एंड मार्क इट. इसको बहुत प्रॉपरली लिख लो इस रूल को, अदरवाइज कंफ्यूजन होती ही रहेगी. अब विच
और दैट, ये दोनों वर्ड्स किसके लिए यूज करें हमने? ऑब्जेक्ट्स के लिए। देखो विच भी हम सब्जेक्ट्स के लिए नहीं यूज कर सकते। क्या मैं विच यूज कर सकती हूँ कि विच इज लाइक मैं अपने लिए विच यूज कर लूँ, या विच लड़के के लिए यूज कर लूँ, या किसी भी पर्सन के लिए? तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दैट, हाँ दैट यूज किया जा सकता है सब्जेक्ट के लिए भी, लेकिन दैट ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो हमने क्या देखा? विच और दैट, ये दोनों वर्ड्स हम ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। हाउएवर एक कंडीशन है कि विच कैसी जगह पे यूज करेंगे और दैट कैसी सेंस में, दोनों क्योंकि ऑब्जेक्ट, ये स्टाइलिश मुझे बताना है तो मैं स्टाइलिश बताने के लिए विच का यूज भी कर सकती हूँ, मैं इसके लिए दैट का यूज भी कर सकती हूँ, बट कैसे डिफरेंस बताऊंगी कि विच आएगा कि दैट आएगा, वो हमें समझना है। क्योंकि एक बताएगा असेंशियल इंफॉर्मेशन को और एक यूज होगा नॉन एसेंशियल बताने के लिए, किसी काम की इंफॉर्मेशन नहीं बताने के लिए। हाँ, वो क्या होता है तो वो समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल, अब नेहा कॉमा along with her brothers, comma, went to party। अब यहाँ पे बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत ध्यान से देखना। मैंने अभी कुछ विच दैट यूज़ नहीं करा बिकॉज मेरे को आपको कुछ और पढ़ाना है। मेरे को क्या बताना है यहाँ पे? नॉन एसेंशियल और एसेंशियल बताना है, ताकि हम उसको यहाँ पे समझ सकें और फिर हम विच और दैट पे जाएंगे। अगर मैं विच और दैट लेती तो आप अभी उसी में पजल्ड रहते। सो यहाँ पर क्या है? कॉमा। यहाँ पर क्या है? कॉमा। कोई चीज कॉमा से शुरू हो, कॉमा पे खत्म हो, तो ब्लाइंडली उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? नॉन एसेंशियल क्लॉज। इसको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल क्लॉज। ये किसी काम का नहीं होता। क्यों? जस्टिफाई करके देखते हैं कैसे। अगर ये सेंटेंस में हो या सेंटेंस से हटा भी दिया जाए तो सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग कभी भी खराब नहीं होता। एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? नेहा, उसके बाद वर्ब क्या है? वेंट। और वेयर डिड नेहा गो? नेहा वेंट टू पार्टी। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही मीनिंग कन्वे दे रहा है। अब ये जो था, जो कॉमा से प्रोसीड, जो कॉमा से फॉलो हुआ along with the brothers, तो ये सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि नेहा किसके साथ गई? अकम्पनीड विद हर ब्रदर्स, along with the brothers and her brothers। कुछ भी ऐसी कोई चीज़ हो जो सिर्फ हमें बता रही है एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। और इसके बाद हम कैसे चेक कर सकते? सब्जेक्ट के बाद इमीडिएटली क्या आना चाहिए? वर्ब। along वर्ब नहीं है, with वर्ब नहीं है, हर भी वर्ब नहीं है, और ब्रदर्स तो वर्ब है ही नहीं। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ब। वो क्या है? गो, वेंट, गॉन। तो नेहा वेंट, और बीच में कोई भी ऐसी चीज आए जिससे हमारे सेंटेंस के मीनिंग में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है या फर्क नहीं पड़ता सेंटेंस को, तो वो कंसीडर करते हैं नॉन एसेंशियल क्लॉज। NEC, नॉन एसेंशियल क्लॉज। तो हमें उसको ब्लाइंडली एलिमिनेट कर देना चाहिए और फिर सेंटेंस के मीनिंग को फेच करना चाहिए। और अगर यहाँ पर मैं छोटा सा चेंज करूं और मैं अगर यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दूं, नेहा, अब मैं कॉमा भी हटाना चाहिए था मुझे, बट ये कॉमा हटाऊंगी थोड़ा ज़्यादा हट जाएगा। ओके, मैं अगर ऐसा लिखूं, नेहा एंड हर ब्रदर्स, नेहा एंड हर ब्रदर्स वेंट टू द पार्टी। अब यहाँ पे एंड अगर लिख दिया है तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट था नेहा, वो सब्जेक्ट क्या हो गया? कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, नेहा एंड हर ब्रदर्स। तो अब यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पर 3 लोग गए थे या 3 से ज्यादा, बिकॉज ब्रदर बोला होता तो 2, ब्रदर्स बोला है तो 3, और 3 से ज्यादा भी हो सकते थे, बट यहाँ से हमें एग्जैक्टली वो पता नहीं चलेगा, बट इतना पता चलेगा 3 से ज्यादा लोग थे। तो क्या बताना चाहती हूँ कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जहाँ पे यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है और यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बताया कि नेहा एंड हर ब्रदर्स, तो 3 लोग गए थे। और जहाँ पे कोई फ्रेज से कनेक्ट किया along with, in addition to, apart from,
अकम्पनीड विद इन या कुछ भी ऐसा करके कोई फ्रेज यूज करा गया और फिर सब्जेक्ट स्टार्ट, तो वो सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उससे हमारे सेंटेंस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और ना ही हमारा सब्जेक्ट में कोई चेंज आ रहा था। तो ये दो छोटी सी चीजें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, किसके लिए, नॉन असेंशियल क्लॉज को समझने के लिए और असेंशियल क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ये सारी चीजों को हटा देते हैं और अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। बोथ विच एंड दैट रेफर टू थिंग्स, however which follows a comma and sets off a non-essential clause। अब which देखो, अब मैंने ये देख लिया which भी थिंग्स के लिए आएगा, that भी थिंग्स के लिए आएगा। हाँ बिल्कुल क्लियर, समझ गए, कभी which यूज करूंगी कभी that। अब मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन आया है, उसमें एक ऑप्शन में विच है, एक ऑप्शन में दैट है। अब मैम ने तो बोला था दोनों सही है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे, तो थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं, पता होना चाहिए। सो हाउएवर विच फॉलोज अ कॉमा, विच के बाद हमेशा कॉमा आएगा, विच फॉलोज अ कॉमा, विच किसको फॉलो कर रहा है, विच किसके पीछे पीछे जा रहा है, विच के आगे कौन आ रहा है, दैट इज कॉमा। And which follows a comma and sets off a non-essential clause, comma close, whereas that does not follow a comma and sets off an essential clause। that के बाद अभी common tip दे रही हूँ, tip of the day प्लीज मार्क कर लिया करो। tip of the day is that कि जब भी that word आए, you have to be very vigilant, you have to be very mindful, you have to keep both your ears very open, क्योंकि that के बाद हमेशा important information आती है। important information का मतलब होता है असेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो दैट यूज करते हैं असेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए और विच यूज करेंगे नॉन असेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए। वो सिर्फ सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाता है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, ट्रैप क्रिएट करने के लिए ऐसा दिया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई करते हैं। फार्म एनिमल्स विच वर इंट्रोड्यूस्ड टू द गैलापागोस आइलैंड्स बाय अर्ली सेटलर्स, comma have been responsible for the destructive of many native species। अब यहाँ पे क्या था, मतलब फार्म एनिमल्स के बारे में बात हुई है, फिर which were introduced, और यहाँ पर तो कोई कॉमा नहीं था जो रूल बोलता है कि which follows a comma and sets off a non-essential clause। तो वैसे क्या होता है, यहाँ पर कॉमा आना चाहिए और यहाँ पर भी कॉमा आया। अब मेरे को समझ में आ गया, फार्म एनिमल्स हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी नेटिव स्पीशीज, बिल्कुल सही है। ये जो बीच में इन्फॉर्मेशन थी विच वर इंट्रोड्यूस्ड टू द गैलापागोस आइलैंड्स बाय अर्ली सेटलर्स, ये जानना जरूरी नहीं है कि कौन से फार्म एनिमल किसको क्या, बस इतना पता है दे हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेनी स्पीशीज, नेटिव स्पीशीज। करेक्ट करने के लिए हमने क्या करा, कॉमा एंड में तो था, बिगिनिंग में नहीं था, तो हमने बिगिनिंग में कॉमा लगा दिया। और कहाँ पर लगाया, सॉरी मैंने थोड़ी सी चीज बोली, कॉमा विच के बाद नहीं आएगा, कॉमा सब्जेक्ट के बाद आएगा, विच के पहले आएगा। ओके, टू बी नोटेड विच वेयर इट वाज रिटन, बोथ विच एंड दैट रेफर टू थिंग्स, हाउएवर विच फॉलोज अ कॉमा, प्रीसीडेड नहीं था, विच फॉलो करता है एक कॉमा को। तो विच किसको फॉलो कर रहा है, एक कॉमा को, कॉमा आगे आगे है और विच उसके पीछे जा रहा है, विच फॉलो कर रहा है कॉमा को, नॉट दिस पार्ट, राइट। तो यहाँ पे हमने कहाँ पे लगा दिया, नॉट हेयर बट एग्जैक्टली फार्म एनिमल्स, सब्जेक्ट के बाद में कॉमा आता है और फिर आई हमारी यहाँ पे पूरी नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जिसका कोई रोल नहीं था, और फिर आया हमारे यहाँ पे वर्ब, या फिर सबऑर्डिनेटिंग वर्ब भी हो सकता है, एडिशनल वर्ब भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपना एडिशनल वर्ब बोल दो, हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। सो फार्म एनिमल्स हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेनी नेटिव स्पीशीज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब नहीं था, यहाँ पे कौन सा था हमारा, हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, मेन वर्ब हो या कोई भी हो, है तो वर्ब की कैटेगरी है। तो फार्म एनिमल्स हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेनी नेटिव स्पीशीज, सेंटेंस हो गया बिल्कुल करेक्ट, डन विद द रूल। क्या समझ में आया, विच हमेशा विच इज फॉलोड बाय, विच सॉरी फिर से मैं वही गलती करी, विच फॉलोज अ कॉमा, फॉलोड बाय बोलूंगी तो उल्टा हो जाएगा, फॉलो विच फॉलो करता है कॉमा को, और फॉलो होता है तो उसके आगे कॉमा आएगा, विच फॉलो करता है तो फॉलो जो करता है वो तो पीछे आएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस ये शुरू है और ये पीछे पीछे चीजें आती जाएंगी, तो विच पीछे उसके आगे आगे कॉमा चल रहा है, ठीक है। सो विच फॉलोज अ कॉमा,
स्टार्टिंग में कॉमा, एंड में कॉमा, समझ में आ गया। नॉन एसेंशियल विच का रूल क्लियर हो गया। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। whose, अब हम बात करते हैं whose की। whose is the possessive form of both who and which। अब फिर से कंफ्यूजन यहाँ पे कहाँ से आ गई, who और which। अब ये क्या है, whose stylus is this, whose stylus is this, यह किसका stylus है। whose किसका, किसके, किसकी बताने के लिए यूज किया जाता है। मेरे कितना अच्छा एग्जाम्पल है, किसका, किसके, किसकी। अब इन हिंदी वाला उसको समझो अच्छे से, ठीक है। सो whose is the possessive form। अब possession क्या होता है, ओनरशिप जो बताते हैं, जैसे कि my pen, your pen, his pen, हर पेन, देयर पेन, आर पेन। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या बता रहे हैं, ये इसका पोजेशन बता रहे कि कोई चीज़ वो ओन करते हैं या किसी चीज़ का मालिकाना हक या स्वामित्व अधिकार उनके पास है। सो दैट इज पोजेसिव फॉर्म। सो हुज जो है वो पोजेसिव फॉर्म है किसका, हु का भी है और दैट का भी है। तो कैसे जस्टिफाई करते हो, ऑल्दो इट लुक्स सिमिलर टू हु, whose can be used and be used, whose can be used to refer to either people or things। whose हम किसके लिए यूज कर, whose brother is standing downstairs, whose parents are waiting out। so whose subject के लिए भी किया, whose bag is lying on the floor, whose subject के लिए भी किया और whose object के लिए भी किया। तो whose interchangeably यूज करा जाता है लोगों के साथ भी और ऑब्जेक्ट्स के साथ भी, लिविंग के साथ भी और नॉन लिविंग के साथ भी। अब यहाँ पे क्या चीज देखी हमने, whose दोनों का पोजेसिव होता है, who का भी होता है और which का भी। who होता है सब्जेक्ट, which होता है ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया, दोनों का पोजेसिव बताना है तो whose होगा कॉमन। नाउ although it looks similar to who, whose can be referred to either people or things। Maria Fernanda Cardoso is an artist whose installations have appeared in museums। ये बिल्कुल ध्यान रखना कि ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, यहाँ पे कोई इन नहीं लगा, कोई प्रिंटिंग एरर नहीं है, बिकॉज आई वांट टू जस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग इन दी सेंटेंस यूजेस, एक बार हु के लिए और एक बार दैट की सेंस में। एक बार हु की सेंस में और एक बार विच की सेंस में। सो मारिया फर्नांडा कॉर्डोसो इज एन आर्टिस्ट हुज, किसकी, मारिया फर्नांडा कॉर्डोसो की। तो हुज यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट को, पर्सन को। आई होप इट इज क्लियर। अब सब्जेक्ट तो है ही, आप कंफ्यूज मत होना, तो मैं यहाँ पे पर्सन भी लिख देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हुज इंस्टॉलेशन, जिसकी इंस्टॉलेशंस हैव अपीयर्ड इन द म्यूजियम्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, कोलंबिया एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, Mount Hosmer is an upside down mountain whose oldest rock formations are formed near the top of the mountain and whose youngest rock formations are found near bottom। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, माउंट हॉस्मर की। दैट इज एन अपसाइड डाउन माउंटेन। हुज किसकी, माउंट हॉस्मर की। तो यहाँ पे कौन है, क्या वो लिविंग थिंग है क्या, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है। अगेन यहाँ पे हमने क्या ये देखा, यहाँ पे है तो सब्जेक्ट ही, बट यहाँ पे कौन सा, व्हाट डिड आई राइट, यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, विच इज नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग, या ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट के साथ भी हमने यूज करा, ऑब्जेक्ट के साथ भी हमने क्या यूज करा, सब्जेक्ट के साथ भी हमने हुज यूज करा, ऑब्जेक्ट के साथ भी हमने क्या यूज करा, हुज का यूज किया। तो हुज दोनों के साथ यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के साथ भी और ऑब्जेक्ट के साथ भी। तो यहाँ पे मतलब हु की बात हो रही थी तो हु का पोजेशन बताना था, बिकॉज इसकी इंस्टॉलेशंस, तो पोजेशन बताना तो हु की जगह हुज कर दिया, और यहाँ पे हॉस्मर की रॉक फॉर्मेशंस इसका पोजेशन बताना था, तो यहाँ पे विच की जगह मैंने हुज कर दिया, बिकॉज दोनों के पोजेसिव फॉर्म सेम होते हैं। तो ट्रैप मत होना, मेक इट वेरी क्लियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैं बार बार बोल रही हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट जस्ट नॉट इन रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, बट ऑल्सो फ्रॉम योर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। आते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, where, when and preposition which। so where refers to, ये तो हमें सबको पता है, where are you going mister, where are you coming from। where मतलब कहाँ, कहाँ का आंसर क्या होता है, लोकेशन वर्ड, डिस्टेंस वर्ड हमेशा हमें where की सेंस में पता चलता है।
सो वेयर रेफर्स टू प्लेसेस या फिजिकल लोकेशन बताने के लिए. इट शुडंट बी यूज्ड टू रेफर टू स्टोरीज और टाइम्स और टाइम पीरियड्स. हम ऐसा बहुत बार करते हैं ना, जैसे वेयर डिड यू रीड, तो आई रेड इट फ्रॉम द बुक. सो वेयर डिड यू रीड इट, सो आई रेड फ्रॉम द बुक. वेयर कहाँ पे पढ़ा था, कहाँ, मतलब कोई जगह थोड़ी ना थी, फिजिकल लोकेशन नहीं थी. भोपाल में या फिर हिमाचल में पढ़ा था मैंने या इंदौर में. इट्स नॉट अबाउट दैट. तो वेयर सिर्फ यूज करते हैं जहाँ पे हमें फिजिकल लोकेशन का पता चले, डिस्टेंस की सेंस में बात हो, हम बोलते हैं. और हम वेयर को इंटरचेंजेबली दो सेंस में यूज करते हैं, जो एब्सोल्युटली गलत है. नाउ where refers to only and only places या physical location बताने के लिए. It shouldn't be used to refer to stories. हम बोलते हैं ना where, मैंने story में पढ़ा था, where did you read, तो where नहीं पूछना चाहिए, in which story did you read. या और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट प्लीज़ where आज के बाद नहीं यूज़ करना, एटलीस्ट इस वीडियो को देखने बाद तो नहीं यूज़ करना चाहिए. और हम टाइम पीरियड्स बताने के लिए भी यूज़ करते हैं बहुत बार. जैसे हमें कुछ टाइम के बारे में बताना होता है, टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, व्हेन का यूज़ करते हैं, हम उसकी जगह भी इसको यूज़ कर लेते हैं. Even though this usage is common in everyday speech, when refers to time and events only. Where सिर्फ distance बताने के लिए या physical location बताने के लिए. When use होता है time बताने के लिए या events बताने के लिए. only, ये याद रखना, only word लगा हुआ है. या फिर इनका substitute बनाना है तो बहुत अच्छी टिप है, preposition plus which. सॉरी, preposition प्लस विच. तो ये क्या करा, बाय विच, थ्रू विच, ड्यूरिंग विच, टू विच, ये सब लगा के हम वेयर और व्हेन के कंफ्यूजन को बहुत ही क्लियर कर सकते हैं, बहुत ही स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं. कैसे? In which book did you read? During which period you go there? To which person are you referring to? Can be used instead of where or when. Although this construction may sound odd to you, it is perfectly acceptable. कुछ भी गलती नहीं है. It is perfectly acceptable and is absolutely right on the grammatical grounds. कोई भी दिक्कत नहीं. अगर आपको अभी भी लग रहा है कि confusion है कि where और when में हमें नहीं समझ में आ रहा, हमने बहुत जगह ऐसा बोला है, बहुत जगह देखा है, it's absolutely wrong. ग्रामेटिकली बिल्कुल सही नहीं. इस confusion को clear करना है, सबसे अच्छा preposition plus which यूज़ करिए. कौन कौन से in which, during which, to which, ये वाले prepositions को हम यूज़ कर सकते हैं और अपने इस confusion को क्लियर कर सकते हैं. जल्दी से देखते हैं और जस्टिफाई करते हैं फ्रॉम एग्जाम्पल. The Middle Ages was a period where many farmers were bound to land they worked. अब यहाँ पे देखो क्या समझ में आ रहा है. मिडिल एजेस वो पीरियड था. वेयर, क्या वो जगह थी क्या? मिडिल एज एक टाइम पीरियड था. वेयर मतलब फिजिकल लोकेशन, डिस्टेंस बताने के लिए, मतलब वो हम 10 किलोमीटर जाके आओगे या फिर एक पॉइंट है यहाँ, क्या फिजिकल डेस्टिनेशन नहीं है वो, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते मिडिल एज एक पीरियड थी. वेयर जहाँ पर दिस इज अ बुक वेयर आई रेड, यार ये फिजिकल डेस्टिनेशन नहीं है, ये हम लोकेशन नहीं बता रहे हैं. हमें वेयर को स्ट्रिक्टली बंद करना होगा, ऐसी गलत जगह पर एसोसिएट करना या यूज करना. याद रखिए, वे मेनी फार्मर्स वर बाउंड टू, इसको सही कर लो ना यार. आप ऐसा बोलो मिडिल एज एक टाइम पीरियड बताने के लिए, इवेंट बताने के लिए हम व्हेन का यूज करते हैं ना. व्हेन में भी कंफर्टेबल नहीं हो, चलो हम प्रेपोजिशन प्लस विच लगा लेते हैं. अब प्रेपोजिशन प्लस विच, तो यहाँ पे क्या आएगा? द मिडिल एजेस वाज अ पीरियड in which many farmer, वो पीरियड था जिसके बीच में, मतलब इस मिड ऑफ द पीरियड, इस पीरियड में ये जो दो लिमिट थी, मतलब 1920 से लेके 1925 का जो पीरियड था, इसमें क्या हुआ, बहुत सारे फार्मर्स वर बाउंड टू लैंड दे वर्कड. वो उन्हीं जगह पर जहाँ पे काम करते थे, वो उसके अलावा कहीं काम नहीं कर सकते, जो भी XYZ रेगुलेशन होगा इस टाइम का. आई होप इट इज क्लियर. इन विच, ड्यूरिंग विच बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल, कुछ भी यूज कर सकते हो. थोड़ा
थोड़ा सा डिफरेंस है। इन का मतलब होता है दो लिमिट्स के बीच में, और ड्यूरिंग का मतलब होता है उस ड्यूरेशन में। तो ड्यूरिंग थोड़ा सा कॉन्टिन्यूअस बताता है और इन पॉइंट बताता है, बस इतना सा डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। इन विच, ड्यूरिंग विच। अब एट विच अलग सेंस में यूज होता है, वो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। इवेंट्स बताने के लिए, टाइम पीरियड्स बताने के लिए व्हेन का यूज करिए, और कंफ्यूजन हो तो इन या इन विच या ड्यूरिंग विच प्रेपोजिशन प्लस विच का यूज कर लीजिए, एब्सोल्युटली राइट। बट वेयर का यूज कभी भी नहीं करना है हमें। नाउ which however should not be used without the preposition। अब यहाँ पे एक important clause आ जाता है। वो clause का मतलब वो subject verb वो वाला clause, phrase clause वो वाला नहीं बोल रही, एक important condition आ जाती है। What is that important condition? Which however shouldn't be used without the preposition। हम directly which को use नहीं कर सकते। एक बार देखते हैं फिर से previous example। जैसे Middle Ages was a period which many farmers, oh कितना weird लग रहा है ना, which many farmers, in which many farmers, during which many farmers, बहुत अच्छा लग रहा है। तो which को बिना preposition के नहीं करना, where को replace करना है तो to which preposition plus which, इवेंट के लिए यूज करना है, when के लिए यूज करना है, टाइम पीरियड्स के लिए यूज करना है, ड्यूरिंग विच, इन विच। लेकिन विच के साथ प्रेपोजिशन लगाना है, खाली विच कभी भी सेंसिबल नहीं साउंड करेगा, वेयर या व्हेन किसी के लिए भी करना हो तो। सो न्यूयॉर्क इज अ सिटी which many people travel by subway rather than by car। वाह कितना अच्छा न्यूयॉर्क की इमेज दिख रही है आपको, ऐसा ही रहता है एग्जैक्टली। सो न्यूयॉर्क इज अ सिटी which many people travel, मतलब which, न्यूयॉर्क इज अ सिटी which many people travel, which या इन विच, जिसमें एक जगह है जिसमें बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं बाय सबवे रेदर देन बाय कार। सबवेज के जो डिविजन्स बनाए रहते हैं भीड़ कम करने के लिए। अब या तो आप इन विच बोल दो या फिर क्या बोल सकते हो, जगह है ना, फिजिकल लोकेशन है, डिस्टेंस के सेंस में बात हो रही है। सो न्यूयॉर्क इज अ सिटी वेयर मेनी पीपल ट्रेवल बाय सबवे रेदर देन बाय कार व्हेन आइदर वेयर or when or preposition plus which is correct, you will not be asked to choose between them। ये पॉइंट है, ये याद रखना। जब आपके सामने तीनों ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते थे, वेयर लगा सकते थे 1 पॉइंट बिकॉज फिजिकल लोकेशन डिस्टेंस बता रहे हैं न्यूयॉर्क जगह के बारे में, या फिर हमने इन विच यूज, यहाँ पे ड्यूरिंग विच तो नहीं आएगा ना, ड्यूरेशन नहीं है, थैंक गॉड ये क्लियर है। सो इन विच आ गया। दूसरी चीज तो यहाँ पर बोल रहे हैं व्हेन आइदर, या तो वेयर या तो व्हेन, किसी की भी टाइम वर्ड की बात करें या हम डिस्टेंस की बात करें, या फिर हम इसके साथ प्रेपोजिशन प्लस विच को लगा दे, प्रेपोजिशन प्लस विच को लगा दे, वेयर हो या व्हेन वाली कंडीशन हो। बोथ आर एब्सोल्युटली राइट। इनमें कोई ऐसी डिग्री नहीं है कि ये हाई डिग्री पे और इसका सब्सटीट्यूट नहीं है। बोथ आर इक्वली एंड पैरेलली करेक्ट, ऑप्शन नहीं है इन दोनों में। आई होप इट इज वेरी क्लियर। इन विच क्लियर हो गया है, वेयर व्हेन तो एब्सोल्युटली समझ में आ ही गए हैं। नाउ अब लास्ट और रियली नॉट द लीस्ट, जल्दी से पढ़ के इसको भी समझते हैं और वीडियो को वाइंड अप करेंगे। सो और क्या करेंगे, विल ब्रेक अ लेग, विल ब्रेक द लेग। आज तो विल ब्रेक द लेग। ब्रेक द लेग का मतलब क्या होता है, फ्रेज है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में क्या समझ में। हाँ मैं देखूँ तो सही आप लोग कितनी प्रिपरेशंस कर रहे हो। सो वेयर बाय मीन्स बाय विच और एट विच। अब एक किसके लिए यूज होता है, वेयर बाय, तो ये यूज्ड होते हैं प्रोसीजर्स के लिए। जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, कोई चीज़ प्रोसीजर के थ्रू पास होके बनती है तो हम वहाँ पे वेयर बाय का यूज़ करते हैं। बहुत ही आपकी लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। प्लीज़ इस वर्ड को यूज़ ज़रूर करना। लेट्स अंडरस्टैंड वेरी वेल। वेयर बाय मीन्स बाय विच और एट which। Although this word may sound very awkward to you, it may appear necessarily in a correct answer. Desalination is a process whereby, is a process by which, जिसके द्वारा, this is a process whereby salt and other minerals are removed from water in order to produce a liquid that is suitable for human consumption। अब desalination, खारे पानी को, नमकीन पानी को जब हम प्योरीफाई करते हैं, पीने योग्य बनाते हैं, तो वो प्रोसेस के थ्रू, is a process
थ्रू विच बोलना चाहते हैं ना, वेयर बाय, वेयर बाय क्या बता रहा है, बाय विच, और ऐसे ही जहाँ पे हमें एट विच लगाना हो तो हम वहाँ पे वेयर बाय लगाते हैं। सो वेयर बाय राइटली रिप्लेस करता है किसको, बाय विच या एट विच। At which hill station या at which tourist destination are you planning to visit this summer? So at which destination, तो at which, अब यहाँ पे हम where by नहीं करेंगे because यहाँ पे ये question है, कौन से वाले पूछ रहा है, तो question word को replace नहीं करना, थोड़ा सा sensible behave करना, because ये सब क्या है, pronouns है, वो question word के साथ please इनको मिस मत करना, मैच मत करना, मेस मत क्रिएट करना। वो याद है रीमिस वाला एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था पुरानी वीडियो में। चलो ठीक है, एनीवेज अब देख लेना, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, यू कैन इमीडिएटली गो। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। वेयर बाय यूज़ किया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू, जब कोई चीज़ पास होती है और हमें वहाँ पे एक्सप्लेन करना था कि इस प्रोसेस के थ्रू होते हुए वो चीज़ बनी है। सो हम ऐसा लिख सकते हैं बाय विच, थ्रू विच, या सबसे अच्छा तरीका वेयर बाय, या फिर एट विच बताना है तो भी हम वेयर बाय का यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द थिंग। या फिर अगर हम ऐसा बोलें द ट्रेन गोज़ एट विच, नहीं ये तो क्वेश्चन हो जाएगा, एट विच एग्जैक्टली इसका जो सेंटेंस है ये आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे एंड हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई होप एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द चैनल। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।